हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। अभी आपने अभी क्लास में दो विधियों को पढ़ा था। एक तो था आपका प्रायोजना विधि और दूसरा था आपका अनुसंधान विधि। इसके बाद में जब विज्ञान का नाम आता है तो दो विधियां बड़ी कमाल की है। एक विधि को नाम दिया आप लोगों ने व्याख्यान विधि, और व्याख्यान के साथ में दूसरी विधि जुड़ती है, वो मैं आपको यहीं पर साथ में बताऊंगा। तो अगली जो विधि पढ़ोगे वो व्याख्यान विधि है। अलग अलग नामों से इस विधि को हम जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई व्याख्यान विधि को कथन विधि भी कह दिया जाता है, कथन विधि भी इसको कह देते हैं, भाषण विधि भी इसको कह देते हैं, कई बार इसको उपदेश विधि भी कह देते हैं। तो कथन कहिएगा, भाषण कहिएगा, उपदेश कहिएगा, ये नाम है व्याख्यान विधि के। होता क्या है व्याख्यान? तो इसमें से इतना जवाब ध्यान रखना है कि कई बार टीचर क्लास में आता है और टीचर क्लास में आने के बाद में अपने जो कंटेंट है, अपना जो विषय वस्तु है, उसे वो भाषण के समान ही कक्षा में प्रस्तुत कर देता है। यही कारण है उस विधि को आप लोगों ने नाम दे दिया है व्याख्यान विधि। अब इस विधि के बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो बहुत सारे प्रश्नों में से पहला प्रश्न यही बनता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षण कराने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, जब से सिखाने का काम स्टार्ट हुआ है तब से ही इस विधि का भी प्रयोग होने लगा है। यही कारण है इस विधि को शिक्षण की परंपरागत विधि माना जाता है और परंपरागत के साथ साथ इसे शिक्षण की प्राचीन विधि भी कहा जाता है। अब प्राचीन विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन समय से ही इस विधि का प्रचलन रहा है, इसलिए इस विधि को प्राचीन विधि भी आपने नाम दे दिया है। और आपको अच्छे से मालूम है प्राचीन का मतलब है कि बहुत लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है। यही कारण है कि इसको प्राचीन भी आपने कहा है। और कहते हैं कि साहब सबसे पुरानी जो विधि है उनमें से भी इस विधि को गिना जाता है। तो प्राचीन विधि भी यही है, पुरानी विधि भी यही है। चूंकि परंपराओं से चली आ रही है, यही कारण है इस विधि को परंपरागत विधि भी कहा जाता है। अब हमें मालूम है कि इसको कई सारे नाम आपने दे दिए। आपने कथन कहा, भाषण कहा, उपदेश कहा, प्राचीन विधि इसको कहा है, पुरानी विधि कहा है, परंपरागत विधि भी इसको कह दिया है आप लोगों ने। कहते हैं कि साहब व्याख्यान जो विधि है इसको एक नाम और दे दिया गया और वो नाम है आपका टेप रिकॉर्डर मेथड। अब सवाल ये उठता है कि साहब इसको टेप रिकॉर्डर क्यों कहा है? तो इसका कारण है कि टीचर इस विधि में इस तरह से पढ़ाने का काम करता है जैसे आपने कोई टैप ऑन करके छोड़ दिया हो, तो टैप ऑन करने के बाद में वो टैप तब तक बंद नहीं होगा जब तक कैसेट खत्म नहीं हो जाती। यही कारण है टीचर भी इसमें टेप रिकॉर्डर के समान ही पढ़ाता है, इसलिए इसको टेप रिकॉर्डर मेथड भी आप लोगों ने नाम दे दिया है। अब दूसरा जवाब है कि इस विधि को टेप रिकॉर्डर भी आपने कहा है। चूंकि टेप रिकॉर्डर का मतलब है केवल एक ही व्यक्ति कह रहा है, बाकी सारे सुनने का काम कर रहे हैं। यही कारण है इस विधि को कहा गया है कि इस विधि में सीखने और सिखाने का जो काम है वो वन साइडेड चलता है, इसलिए वन साइडेड टीचिंग मेथड भी कहा गया है इसको। एक तरफा शिक्षण कराने वाली विधि भी इसको कहा गया है। तो इतने सारे उपनाम बन जाते हैं। कथन कहा, भाषण कहा, उपदेश कहा, प्राचीन विधि कहा, पुरानी विधि कहा, परंपरागत विधि कहा है, टेप रिकॉर्डर विधि कहा है और एक तरफा शिक्षण कराने वाली विधि भी कहा है। लेकिन ये तो नाम है इस विधि के, लेकिन इसके अलावा यदि बात करें तो बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी है इस विधि के, अच्छे पक्ष भी है। और वो अच्छे पक्ष कौन कौन से हैं उनकी मैं बात कराऊंगा आप लोगों को ये इस विधि का परिचय लिखवाने के बाद। तो हेडिंग जो रहेगी उसमें अगली विधि लिखेंगे और अगली विधि में हमने लिखा है व्याख्यान विधि
और व्याख्यान विधि लिखने के बाद में आप उसमें सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्याख्यान विधि का प्रयोग प्रारंभ से ही शिक्षण में होता रहा है, शिक्षण में होता रहा है। इसलिए इस विधि को शिक्षण की प्राचीन परंपरागत विधि कहते हैं, व्याख्यान विधि में शिक्षक विषय वस्तु को या शिक्षक विषय वस्तु की व्याख्या करता है। व्याख्या मौखिक रूप से करता है, मौखिक रूप से करता है। इसलिए इस विधि को भाषण कॉमा करके उपदेश कॉमा करके कथन विधि भी कहते हैं, कथन विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रभावी होती है। इसलिए विधि को शिक्षक केंद्रित विधि कॉमा करके टेप रिकॉर्डर विधि और टेप रिकॉर्डर के साथ में एक तरफा शिक्षण कराने वाली विधि, एक तरफा शिक्षण कराने वाली विधि भी कहते हैं, एक तरफा शिक्षण कराने वाली विधि भी कहते हैं। ये देखिए, इसके कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और जब लिख ले आए हैं तो मुझे बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। सर लिख लिया आप लोगों ने? नहीं। और हालचाल कैसे है आप लोगों के? तबीयत वगैरह ठीक है?
थोड़ा ध्यान रखिएगा, गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है इन दिनों में, तबीयत का ध्यान रखिएगा। खूब सारा पानी पिए इन दिनों में, यही तरीका है। द्रव्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन मुस्कुराए नहीं द्रव्यों के नाम पर। द्रव्य पदार्थ में सबसे बढ़िया जो आती है छाछ आती है, मानता हूँ ताज़ा नहीं मिलती है, पैकिंग वाली मिलती है जयपुर में। तो जिनके पास सुविधा है वो अपना फ्रेश पिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छाछ वगैरह का सेवन करिए। और ज़्यादा लग्जरी जीवन जीते हो भाई, नारियल पानी का सेवन करिए, बढ़िया तरीका है ये। और इतना ही काफ़ी है। और ज़्यादा अच्छा जीवन जीना चाहते हो, छोटी मशीन आती है आजकल, तो वो जूस निकालने वाली आती है ना, पहले आती प्लास्टिक वाली, वो 10-15 रुपए वाली आती थी वो, है ना। तो वो मशीन अपने घर में लेकर रखें। आपके आसपास काफ़ी सारी मंडियां हैं जहाँ से ऑरेंज के दाम बड़े सस्ते मिलते हैं, वहाँ जाए, अपने जो मौसमी वगैरह है वो लेकर आए और घर में ही निकाल कर अपना जूस बनाकर बढ़िया वाला सेवन करें। क्योंकि फालतू जो चीज़ें होती है बाहर की, खासकर इन दिनों में खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बीमार ज़्यादा होते हैं, संक्रमण ज़्यादा फैलता है और तबीयत भी खराब होती है। ये लिखा है या नहीं लिखा आप लोगों ने? चले आगे, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस विधि के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इसलिए आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे विधि के गुण। विधि के गुण। और जब आप लिखेंगे व्याख्यान विधि के गुण, तो सबसे पहला जो जवाब है उसमें हमने लिखा है, यह उच्च कक्षाओं के लिए, यह उच्च कक्षाओं के लिए। अब चूंकि ये दोनों सब्जेक्टों में काम आती है, दोनों का मतलब है और आप लोगों के हालचाल कैसे है? बढ़िया है। और क्या हालचाल आप लोगों के? मैं क्लास में जब आज सुबह आया था तो मैं बड़ा खुश था, मतलब मॉर्निंग में जब आया सुबह क्लास लेने के लिए, खुश का कारण ये था कि मेरे को ये लग रहा था कि मेरी कार कई दिनों के बाद में आई थी, घूमने गई हुई थी किसी के साथ में, तो मेरे को ये लग रहा कि यार चलो आज बड़ा मज़ा आएगा इसमें घूमने में। तो मैं सुबह से ही सोचा था कि आज के चलूँगा घूमने, घूम के आऊँगा मैं। तो अभी भी मैं यही सोच रहा था कि अब शाम का क्या प्लान है, कहाँ जाना है। अब वो तो चाबी ले गए ना, कहाँ जाऊँ मैं। अब तो ये कि खुद का लाला पड़ गया कि भाई खुद घर कैसे पहुँचूँ अभी। तो मैं यही सोचा था कि नहीं, पैदल तो खैर नहीं जाएंगे यार, आप जैसे कई सारे साथी हैं, कोई ना कोई तो छोड़ ही देगा खैर। तो मैं ये सोचा था कि देखो भाई एक बात तो मानना पड़ेगा कि ज़िंदगी में हर काम वो वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं। ये परफेक्ट है ये। और मैं प्लानिंग कभी नहीं करता, मेरे को पता है कि मेरी प्लानिंग हमेशा ख़राब होती है, लेकिन आज मैंने प्लानिंग कर ली थी, लेकिन कि नहीं आज मज़े करके आएंगे, मज़े करके आएंगे, आराम से घूम फिर के आएंगे।
चलिए खैर कोई बात नहीं, बढ़िया है। नहीं नहीं, मैं देखो क्लास पहले वाली क्लास में मैं तो आपसे भी बोल रहा था, मैं तो कि चलेंगे साथ घूम के चलेंगे, भर के चलेंगे। मैं तो आपसे भी बोल रहा था, मैं आपसे थोड़ी देर पहले क्लास से पहले बोल रहा था या नहीं बोल रहा था भाई? इसका मतलब है किसी न किसी की नज़र तो लगी है भाई। उसकी नज़र पक्का लगी है जो जाना नहीं चाह रहा होगा कि कहीं चले नहीं जाए बेटे आज घूमने के लिए। मुझे पता होता तो उतारा करवा देते पहले ही। विज्ञान की शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं तो उच्च कक्षाओं में विज्ञान के लिए उपयोगी है, लेकिन ये सामाजिक अध्ययन में भी आती है। तो मैं दोनों सब्जेक्टों का लिखवाऊंगा कि उच्च कक्षाओं के लिए विज्ञान विषय की और विज्ञान के साथ साथ सामाजिक अध्ययन के लिए भी उपयोगी विधि है। तो अगला जो पॉइंट था मेरा, जो बीच में छूट गया था, उसमें हम लोगों ने लिखा है कि भाई यह है उच्च कक्षाओं के लिए विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की उपयोगी विधि है। यह आपका जवाब है। दोनों विषयों में काम आती है। बड़ी क्लासेस के लिए बड़ी काम की विधि है ये आपका जवाब रहेगा। अगला हमें लिखा है परिचर्चा विधि पढ़ाना है। पढ़ा देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, वो पढ़ा देंगे वो। और अगला जवाब है यह विधि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि है। देखिए ये बड़ी कमाल की लाइन है ये, और ये आया हुआ प्रश्न है ये, तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट वही मेंशन करता हूं जहां से प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। मैंने लिखा है यह विधि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि है, क्योंकि विधि में संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है ये। आपको मालूम है व्याख्यान ऐसी विधि है जहां पर भी टीचर और स्टूडेंट मिल जाते हैं वहीं पर इसका प्रयोग स्टार्ट हो जाता है। भाई साहब एक फोन कर दो, मैं फोन कर देता हूँ, म्यूट कर देना। क्या हुआ भाई? पता लगे घर की चाबी भी चले जाए यार, पता लगे बाहर कीर्तन करने पड़ जाए फिर। वो तो अचानक मेरे को पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया कि घर की चाबी भी उसी में है। चलिए आगे बढ़े फिर। साधन नहीं चाहिए इस विधि में। जहां टीचर मिल जाता है, जहां स्टूडेंट मिल जाए, वहीं पर यह विधि काम करना स्टार्ट कर देती है। कई बार तो आपने देखा होगा घर वाले भी इस विधि से स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। ना सुबह देखते, ना शाम को देखते, ना रात को देखते, ये भी नहीं देखते कि आप खाना खा रहे हो, वहीं पर भाषण स्टार्ट हो जाते हैं। पढ़ ले, सोचने का टाइम हो गया है, काम करने का टाइम आ गया है। यही कारण है। बड़ी कमाल की विधि है। और मैं तो इसको बड़े मन से इस बात को कहता हूँ कि पता नहीं कई बार ऐसा लगता है कि व्याख्यान विधि की रचना शायद
ईश्वर ने हम जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे देशवासियों के लिए किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा साधनों का अभाव ही पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है, और उसमें लिखा है, यह विधि पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करती है। ये आपका जवाब है। और उसमें हमने लिखा है, यह विधि पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करती है तथा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है। कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है। ये आपका जवाब है। अब इसमें दोनों लाइन हमें ध्यान में रखनी है। और क्या जवाब है? यह विधि पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करती है तथा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है। इसका मतलब हुआ कि सब समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है कि कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, तो सूचना तो ज़्यादा देती है, जानकारी तो ज़्यादा देती है, लेकिन बालक ज़्यादा समय तक उसको याद रखे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जानकारी तो दे रही है, सूचना तो बच्चों को दे रही है, अब बच्चा कितना याद रख पाएगा वो अलग बात हो सकती है। इसमें अगला जो अवगुण है, माफ़ कीजिएगा गुण है, उस गुण में हम लोगों ने लिखा है कि साहब यह विधि बालकों में प्रभावी वक्ता एवं श्रोता के गुणों का विकास करती है। ये आपका जवाब है। यह विधि बालकों में प्रभावी वक्ता एवं श्रोता के गुणों का विकास करती है। बालक ध्यान से बातों को सुनता है और ज़रूरत पड़ने पर जो कुछ उसने सुना है उसका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी रूप से करता है। और वैसे भी देखा जाए, थोड़ी देर के लिए बालक सबको हम हटा भी देते हैं। तो दूसरा उदाहरण आप देखिए, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है बाबाओं के दरबार, आपने देखे होंगे, और एक एक बाबा लाखों लोगों को लेकर बैठा रहता है, ये आपको मालूम है। अब आप देखिएगा, इन बाबाओं के दरबार में जो लोग बैठते हैं और ये लोग जब उस दरबार से बाहर निकल कर आते हैं तो भाई साहब इतना तगड़े ज्ञान ये मारते हैं, जैसे लगता है कि शायद इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। मैंने खुद ये देखा है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो दिल्ली में एनसीआर वाला जो एरिया है, एनसीआर में भरतपुर भी आ रहा है, आपका अलवर भी आ रहा है, आपका झुंझुनू वाला बेल्ट भी आ गया है, तो काफ़ी सारा बेल्ट अपना कवर कर रहा है इसमें। तो ये नए नए जो आपका, जिसको गुड़गांव कहते हैं, गुरुग्राम जिसको आप कह रहे हो आप अभी, तो इस गुरुग्राम और इसके आसपास नोएडा वगैरह जो जगह थी दिल्ली में, यहाँ पर नई नई जगह बिकना स्टार्ट हुआ था लोगों का। तो पहले जो लोग दूध बेचा करते थे साइकिल पर, और साइकिल पर दूध बेचते थे, लेकिन साइकिल के दोनों टायरों में हवा नहीं रखते थे। तो कई बार तो भाई हमने जब दूध लेते थे उनसे तो हम तो कहते और थे कि अंकल आपकी साइकिल पंक्चर हो गई है। तो वो कहता अरे यार, ऐसे देख कर बोलता अरे यार पता ही नहीं चला कब हो गई है। तो वो चले गया। 2 दिन बाद में फिर दोबारा देखा, साइकिल फिर हवा नहीं। फिर हमने बोला अंकल आपकी साइकिल पंक्चर हो गई, आपको ध्यान ही नहीं है। और उस बात को हम कई दिनों तक चर्चा में लेते थे कि अंकल की साइकिल पंक्चर हो जाती है, इसको मालूम नहीं चलता। बाद में किसी दिन एक व्यक्ति ने बताया कि साइकिल पंक्चर नहीं है, साइकिल में हवा ही नहीं भरते ये लोग। हवा इसलिए नहीं भरते क्योंकि हवा भरोगे तो साइकिल पंक्चर होगी, और साइकिल पंक्चर होगी तो पंक्चर जुड़वाना पड़ेगा, और पंक्चर जुड़वाओगे तो पैसा खर्च होगा, और पैसा है ही नहीं। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़मीनें बिकने के बाद में हर घर के अंदर ऑडी और BMW से, मर्सिडीज से नीचे गाड़ी नहीं थी। और उन घरों की जो महिलाएं थी जो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक केवल वो गोबर उठाने का काम करती थी, दादियों की बात कर रहा हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि साहब दिल्ली में आईजी एयरपोर्ट से सुबह वाली फ़्लाइट में अम्मा बैठती थी और कहाँ जा रही है, गांधीनगर जा रही है,
और गांधीनगर क्यों जा रही है? क्योंकि बाबा का आश्रम वहाँ लगता था। दिन भर वहाँ से कथा सुनी और शाम वाली फ्लाइट से वापस दिल्ली आ रही है। हर 15 दिन में एक राउंड लगता गुजरात में, और बाकी के जो 14 दिन होते थे उसमें हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को पकाने का काम करती थी, क्योंकि वहाँ जितना भी ज्ञान सीख कर आई उस ज्ञान को उड़ेलने का काम वो 14 दिनों में करते थे। तो भाई साहब, उन महिलाओं को जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि शायद इनसे बड़ा बाबा कोई हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे बताइए, विधि है जिसमें आप सुनते हो तो आप में श्रोता के गुणों का विकास हुआ, और सुने हुए ज्ञान को जब आप प्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे तब आप में कौन से गुणों का विकास होगा? तो जवाब दिया आपने, वक्ता के गुणों का विकास हुआ। इसलिए विधि वक्ता और श्रोता दोनों के गुणों का विकास करती है। अगला जवाब आपने लिखा कि भाई जब व्याख्यान विधि का जिक्र आएगा तो हमने क्लियरली इसमें जोड़ा है कि साहब व्याख्यान विधि के द्वारा बालकों में भाषाई अभिव्यक्ति के गुणों का विकास होता है, के गुणों का विकास होता है। ये आपका जवाब है। तो हमने जवाब दिया है कि व्याख्यान विधि के द्वारा बालकों में भाषाई अभिव्यक्ति के गुणों का विकास होता है। ये आपका जवाब था। हमने आगे जो जवाब है कि साहब ये भाषाई अभिव्यक्ति कैसे होती है, क्योंकि व्याख्यान विधि में बालक क्या करेगा? अपने विचारों को तो प्रकट करेगा, इसलिए यह विधि भाषाई अभिव्यक्ति के गुणों का विकास करती है। अब इतने अच्छी अच्छी बातें हमने इस विधि के बारे में जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी अवगुण भी इस विधि में देखने को मिलेंगे। और जो अवगुण इस विधि के बारे में मिलते हैं उसमें पहला अवगुण बहुत बड़ा अवगुण है, जो कि गिनती की विधियों में आप लोगों ने पढ़ा है, सब में नहीं पढ़ा। और वो अवगुण क्या रहेगा कि ऐसी विधि जिसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, और शिक्षक की भूमिका प्रमुख होने के कारण ही इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो अमनोवैज्ञानिक विधि के रूप में आपने इससे पहले केवल 2 ही विधि पढ़ी है। एक विधि का नाम था और निगमन और संश्लेषण, 2 विधि आपने पढ़ी है। एक विधि का नाम था निगमन विधि, दूसरी विधि का नाम है संश्लेषण विधि, और तीसरी का नाम है व्याख्यान विधि। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, या निम्न में से कौन सी अमनोवैज्ञानिक विधि है? तीनों विधियों का नाम याद रख लेना। तो हमने पहला जो अवगुण है वो इस विधि में यही लिखा है, और वो अवगुण जो रहेगा पहले वाला, ये सबसे पहले आपने लिखा है। और इसमें लिखा भाई, इस विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती है। इसलिए बालक गौण रहता है, कॉमा करके आपने लिखा है अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है, ये आपने जवाब लिखा है। और कुल मिलाकर यदि बात करें तो विधि में टीचर जिस विधि में मुख्य होगा
बालक गौण रहेगा, और बालक गौण रहेगा विधि अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। बालक प्रमुख होगा तो विधि मनोवैज्ञानिक हो जाती है, ये आपको मालूम है। दूसरा जवाब लिखा है, यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है, ये आपका जवाब है। अब हमने फिर जवाब दिया है कि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि विधि किसके लिए काम आती है? बड़ी कक्षाओं के लिए काम आती है। छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, बार बार में ORS का घोल पिलाना पड़ेगा, पानी के छींटे मारने पड़ेंगे। यही कारण है छोटी क्लासेस के लिए काम में नहीं आती है, केवल बड़ी क्लास के लिए इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। अगला जवाब है, कहते हैं कि भाई इस विधि में, यहाँ लिखा भी है आप लोगों ने, इस विधि में बालक निष्क्रिय रहता है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। यही कारण है कि जो भी ज्ञान बच्चा सीखेगा वो उसका ज्ञान स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा केवल श्रोता बन के बैठा है, केवल सुनने वाला होता है, इसलिए बच्चे का सीखा हुआ ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता है। तो अगला जो अवगुण है उसमें हमने लिखा है, विधि में बालक निष्क्रिय रहने के कारण, या विधि में बालक निष्क्रिय रहता है, विधि में बालक निष्क्रिय रहता है, विधि में बालक निष्क्रिय रहता है, इसलिए बालक का प्राप्त ज्ञान, बालक का प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है, ये ज्ञान बच्चे का अस्थायी होता है, क्योंकि बच्चा करके सीखेगा तो ज्ञान स्थायी रहेगा, लेकिन विधि में बालक तो करके सीखता ही नहीं है, इसलिए उसका जो ज्ञान है ये स्थायी नहीं रहता है। अगला जवाब है, और हमने कहा है कि साहब चूंकि टीचिंग का काम वन साइडेड होता है, और यही कारण है कई दफ़ा ऐसा पाया है कि कक्षा का जो वातावरण है काफ़ी नीरस बन जाता है, क्योंकि केवल टीचर ही बोलता है और बच्चे को कोई काम करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस विधि में शिक्षण कराते समय कक्षा का जो वातावरण है वो नीरस पूर्ण बन जाता है। तो आपने लिखा है, इस विधि के द्वारा शिक्षण कराते समय कक्षा का वातावरण नीरस बनता है। ये आपका जवाब है। तो आपने जवाब लिखा है कि इस विधि के द्वारा शिक्षण कराते समय हमारी क्लास का जो वातावरण है वो नीरस बन जाएगा, बोरियत भरा हो जाता है, ये हमने लिखा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमने जवाब दिया कि भाई हर टीचर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। रिपीट करूंगा, सारे टीचर इस विधि का प्रयोग प्रभावी रूप से नहीं कर सकते। हमारी क्लास में आप लोग इतने सारे टीचर हो, मेल टीचर्स भी है, मैडम लोग भी है, यहाँ पर सब पढ़ाओगे आगे चलकर, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करके बैठे हो आप लोग, जब आपने BSc वगैरह किया होगा, आगे आप लोग टीचिंग भी कराओगे। लेकिन यही विधि आप में से पूरी क्लास को दे दी जाए तो पक्का विश्वास है कि आप सभी इस विधि का प्रयोग इफेक्टिव रूप से नहीं कर सकते। तो आपने जवाब दिया ऐसा क्यों, और क्या आपके पास कोई उदाहरण है? तो मैं इतना कहूँगा आप लोगों से कि जब मैं 2 व्यक्तियों के नाम लूँगा और उन 2 व्यक्तियों के नाम के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि जो बात लिखी है वो सही है या गलत है। कहते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा नॉलेज के रूप में यदि बात करूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले प्रधानमंत्री के रूप में बात करूँ तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, मैं कहता हूँ चलती फिरती लाइब्रेरी है बंदा, चलता फिरता इकोनॉमिक्स है वो, इतना ज़बरदस्त नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, शायद बताना बड़ा मुश्किल हो जाए
लेकिन उस व्यक्ति को कह दिया जाए कि आपको व्याख्यान देना है, आप सब जानते हो वो प्रभावी रूप से व्याख्यान नहीं दे सकते। ये आपने टीवी पर भी देखा होगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं अभी उदाहरण दूं हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री का, तो मैं इतना ही कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि नॉलेज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, क्योंकि सब लोग आप डिग्रियाँ विग्रियाँ मांगते रहते हो, रिपोर्टर वगैरह पूछते रहते हैं, तो मुझे उसका तो नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि यदि उनको कह दिया जाए कि आपको व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है, तो 100% मुझे पता है कि वो इस विधि का प्रयोग बड़े अव्वल दर्जे से कर सकते हैं। यही कारण है हर टीचर इस विधि का प्रयोग प्रभावी रूप से नहीं कर सकते। प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकते हैं जिनका व्यक्तित्व प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए विवेकानंद जी का नाम आपने सब जानते हो, बड़े कमाल के विद्वान है वो, बड़े कमाल के व्यक्ति रहे हैं और बड़े कमाल के उन्होंने अपने जीवन काल में व्याख्यान दिए हैं। कहते हैं कि अमेरिका में किसी सभा से बोलकर निकल रहे थे, शिकागो शहर से, शायद 1883 के आसपास की बात रही होगी। तो कहते हैं कि साहब वो किसी सभा से जब बोलकर निकले थे, तो निकलने के समय रास्ते में जैसे बाहर निकले ऑडिटोरियम में, एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी शादी का प्रपोजल दे देती है कि साहब मुझे आपसे शादी करनी है। अरे गधो, शादी का नाम आते प्रपोजल लेते ही मतलब लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी आप लोगों की। इतने खुश हो जाते हो बस इन शब्दों के आधार पर ही। कभी जिंदगी में इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा तब क्या हाल होगा, मैं तो अब टेंशन होगी मेरे को। तो वो महिला आगे नहीं जाने देती उनको, कह देती है कि नहीं साहब शादी करनी पड़ेगी। विवेकानंद जी थोड़े मजाक के मूड में थे, हंसी मजाक में बातों को टाल रहे थे। कहा भी था उन्होंने, भैया फ़कीर आदमी हूँ, जोगी आदमी हूँ, सन्यासी आदमी हूँ, घर नहीं है, भिक्षु आदमी हूँ, मांग मांग कर अपना खाना खाता हूँ, गुजारा करता हूँ। आप महलों में रहने वाली हो, मेरा आपका ट्यूनिंग कैसे बैठेगा, जमाने जमाने भर में घूमना पड़ेगा। महिला नहीं मानती है। मामला थोड़ा गंभीर हुआ, तो जब मामले की गंभीरता बढ़ी तो साहब स्वामी जी ने फिर दोबारा पूछ लिया कि भाई जब आप इतनी जिद कर रही हो तो मुझे ये तो बता दो कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती हो। तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ, ये पूरा संवाद है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारे डायलॉग थे इन दोनों के बीच में। उसने इतना सा कहा कि भाई मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, और यदि आपसे मेरी शादी होगी तो 100% मेरी जो संतान होगी वो भी आपके समान तेजस्वी बनेगी, आपके समान गुण वाली बनेगी। अब इस बात को सुनकर स्वामी जी मुस्कुराते हैं और बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस बोला इतनी छोटी सी बात के लिए शादी कर रही हो आप मेरे से। उन्होंने केवल इतना सा कहा था कि आप मुझे ही अपनी संतान मान लो, आप मुझे ही अपना बेटा मान लो। मिल गया आपको बेटा, और जब बेटा मिल गया तो आपको शादी करने की कहाँ जरूरत है। कहते हैं कि साहब वो महिला वहीं पर स्वामी के पैरों में पड़ती है और गिरकर क्षमा मांगती है और केवल इतना सा कहती है, धन्य है वो मिट्टी, धन्य है वो माँ जिसने तेरे जैसे सपूत को जन्म दिया है। अब मुझे बताइए, केवल कुछ सेकंडों में व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया। कौन सी विधि के द्वारा? तो जवाब है व्याख्यान विधि के द्वारा। दूसरा उदाहरण दूंगा क्योंकि यहाँ पर उदाहरणों की कमी नहीं है, मेरे पास पूरा इतिहास भरा पड़ा है। कहते कि साहब इस तरह की कोई नदी थी और इस नदी को इतिहास में नाम दे रखा था वितस्ता नदी। क्या नाम दे रखा था? वितस्ता नदी। वितस्ता नदी को झेलम नदी कहा जाता है, जम्मू में आज भी बहती है। कहते कि साहब इस नदी के इस वाले किनारे पर एक राजा था जिसका नाम था पोरस, और आपको अच्छे से मालूम है इस पोरस राजा के दरबार के ऊपर, राज्य के ऊपर उस तरफ से एक व्यक्ति हमला करने के लिए तैयार खड़ा था, और आपको अच्छे से मालूम है उस व्यक्ति का नाम, उस राजा का नाम सिकंदर था। आपको अच्छे से मालूम है आज भी उत्तराखंड और जम्मू से जो भी नदियां निकलती है, हिमाचल से जो भी नदियां निकलती है, इनका उद्गम स्थल कोई ना कोई पहाड़ अवश्य होता है, पर्वत अवश्य होता है। और आपको अच्छे से मालूम है जो नदियां जहां से उद्गम होती है उनका जो उद्गम स्थल होता है वो बहुत संकरा होता है, छोटा होता है। और यही कारण है कि जहां से नदी निकलती है वहां से उसका पानी का फ्लो बहुत तेज होता है।
अब कहते हैं कि साहब बारिश के दिनों का मामला था, नदी में तेज वाली पानी का बहाव था, राजा सिकंदर इधर खड़ा हुआ है अपनी सेना को लेकर। सेना ने मना कर दिया, भाई साहब हम नदी पार नहीं कर सकते, हम पोरस की सेना से लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि पोरस खुद वीर राजा था, उसकी सेना बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन आप खुद सोचिएगा क्या रहा होगा व्याख्यान विधि का आलम। कहते हैं कि साहब सिकंदर ने निर्णय किया कि मैं यहां से खाली हाथ तो लौटने वाला नहीं हूं, इसलिए नदी के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है उद्गम इधर है तो वो इधर नहीं चल रहा है, वो इधर जा रहा है। और आपको तो पता है नदियां, झरने, तालाब यदि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको 100% होगा कि नदी अपने उद्गम स्थल से जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसका जो परिधि है वो विस्तृत होती जाएगी। तो ये जो नदी यहाँ पर संकरी थी, यहाँ और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, और ये आगे और चौड़ी होती जाएगी। और नदी जितनी चौड़ी होती है उसका पानी का फ्लो उतना ही धीमा होता है। इसलिए कई मील चलने के बाद में जब पानी का बहाव कम हो जाता है, ये राजा अपनी सेना के साथ में इस नदी को पार करता है, और पार करने के बाद में ये फिर पोरस की सेना पर हमला करता है। ये युद्ध इतिहास का सबसे विवादास्पद युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके परिणामों को लेकर कोई एक राय नहीं है कि इसमें पोरस हारा था या सिकंदर हारा था। हारा जीता कोई भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि साहब इस सिकंदर ने जो अपनी सेना को व्याख्यान दिया होगा, ये उसी का कमाल था कि साहब वो हारी हुई सेना, वो बीमार सेना, वो थकी हुई सेना अपने राजा के व्याख्यान से प्रेरित होकर नदी को पार करके भी अपने से शक्तिशाली राजा के ऊपर आक्रमण कर देती है। इसका मतलब है व्याख्यान विधि का प्रयोग वही कर सकता है जिसके टीचर का व्यक्तित्व प्रभावी होता है। तीसरी घटना हमारे पास मौजूद है, जब हमारे राजस्थान में ही हमारे राजा के ऊपर एक विदेशी शासक हमला करता है और युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध। और आप सभी को मालूम है उस खानवा के युद्ध के समय पर भी हमारी सेना भारी थी, हमारी सेना बहादुर थी, पड़ोसी राजा की सेना कमजोर थी, डरी हुई थी। लेकिन वो पड़ोसी मुल्क से आया हुआ राजा जब अपनी सेना को मोटिवेट करता है और कहता है कि तमगा नामक कर नहीं लूंगा, व्यापारिक कर था, मारे जाओगे तो गाजी कहलाओगे, आपकी सरपरस्ती में खुदा भी ऊपर खड़ा रहेगा। तो जब वो इस तरह की मोटिवेशन अपनी सेना को करता है तो उस युद्ध का जो परिणाम था वो वहीं से बदल गया, क्योंकि एक सेना का जो सेनापति था वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था और दूसरी सेना का सेनापति ताकतवर होते हुए भी एक अच्छा लीडर साबित नहीं हुआ। यही कारण है इन तीनों घटनाओं से हमने ये तो देखा कि यदि आपका व्यक्तित्व प्रभावी है तो 100% आप सामने वाले को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन सिखाने वाले का व्यक्तित्व प्रभावी नहीं है तो वो सामने वाले को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। यही कारण है मैंने क्लियर आपने लिखा है कि इस विधि का प्रयोग सारे टीचर नहीं कर सकते, केवल वही टीचर इस विधि का प्रभावी प्रयोग करेंगे जिनका खुद का व्यक्तित्व प्रभावी होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे और उसमें लिखेंगे इस विधि का प्रयोग सभी शिक्षक प्रभावी रूप से नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग सभी शिक्षक प्रभावी रूप से नहीं कर सकते। ये आपने जवाब लिखा है, शायद लिखा आप लोगों ने। आगे चले, आगे जवाब रहेगा और नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इस विधि में विस्मरण की समस्या रहती है। विस्मरण की समस्या
रहती है जिससे विषयगत ज्ञान अपूर्ण प्रदान किया जाता है, अपूर्ण प्रदान किया जाता है। आपका जवाब यही है। इस विधि में भूलने की संभावना रहती है, और जब बच्चा भूलेगा या टीचर भूल जाएगा पढ़ाते समय, तो ज्ञान पूरा नहीं मिलेगा। खासकर आप लोगों ने जब टीचिंग प्रैक्टिस वगैरह कराई होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि जो 40 मिनट का लेसन आप लोगों ने बनाया था, जब उसको पढ़ाने गए होंगे तो वो तो 40 मिनट से पहले ही खत्म हो गया होगा। हुआ था या नहीं हुआ था? और जब आकर लेसन को चेक किया होगा तो पक्का आपको पता चला होगा कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप खा गए थे आप लोग। इसका कारण है कि जब इस विधि के द्वारा पढ़ाओगे तो भाई साहब काफ़ी सारा जो ज्ञान है उसको भूल जाते हैं, इसलिए बच्चों को पूर्ण ज्ञान मिलता ही नहीं है। अब साहब ये आपने इसके अवगुण भी देखे हैं, इसके गुण भी आप लोगों ने देखे हैं। अब दो बातें अभी मिसिंग है यहाँ से, दोनों प्रश्न आ रखे हैं। एक प्रश्न तो ये कि इस विधि की आलोचना एक विद्वान के द्वारा की गई है, और उस विद्वान का जो नाम है मैं चाहता हूं कि आप बता देना। कोटेशन मैं बता देता हूं कि क्या कहा था उसने, जो इस विधि के बारे में पूछा गया है। मंजूर है या नहीं है? कोटेशन मैं बता देता हूं, नाम को तलाश करने का काम आप लोग करना। तो वो विद्वान जो था उसने ये कहा था कि व्याख्यान विधि में ज्ञान रूपी ओलों की बौछार शिक्षक बालकों पर करता है, और बालक नन्हे पौधों के समान उनसे बचने के लिए संघर्ष करता है। दोबारा बोलूं एक बार? दोबारा बोलूं एक बार? बोलूं एक बार? जरूरत ही नहीं है। उसने कहा था कि शिक्षक इस विधि में ज्ञान रूपी ओलों की बौछार बालकों पर करता है, और बालक नन्हे पौधों के समान उनसे बचने के लिए संघर्ष करता है। यह कोटेशन किसका है? ये कुछ याद आया या नहीं याद आया? अरे वाह यार, आई शाबाश, क्या बात है यार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमेश। वाह यार रमेश, दोनों प्रश्नों के कोटेशन के जवाब आपने सही दिए। कहां से पढ़े थे दोनों? पहले पढ़ा था? कहां पर पढ़ा था? हां, मैंने जवाब नहीं सुना यार। नोट्स में तो नहीं है हमारे ये। रमेश कहां से पढ़ा था? अरे तो उसको तो बोलने दो ना यार, उसकी जबरदस्ती उसकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हो। लड़कियों आप लोग भी छेड़ रहे हो हैं? रमेश बाबू आपको लड़के तो छेड़ ही रहे हैं, आपको लड़कियां भी छेड़ रही है आपको यार, है ना? ये बड़ी कमाल की बात है ये। रमेश आगे आना एक बार, जल्दी आगे एक बार आजा यार, एक बार आजा। शर्मा गया रमेश हमारा, जल्दी आजा एक बार आजा। जिंदगी हीरो बनने के मौके हर किसी को नहीं देती है। आजा जल्दी आजा एक बार। चलो कोई बात नहीं। रमेश ने जहां से भी पढ़ा है, जब भी पढ़ा है, मैं जो बात कह रहा था आप लोगों से क्लास में कहा था मैंने कि यदि सुनने के बाद में जवाब याद आ रहा है
इसका मतलब आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और सुनने के बाद में आपका दिमाग सुन्न है इसका मतलब है फिर तैयारी ठीक से नहीं चल रही है। तो मेरी दुआएं आपके साथ में हैं, मेरी प्रार्थनाएं भी आपके साथ में हैं कि ईश्वर आपके दिमाग को इतना तेज बना दे कि जो किसी ने कहा नहीं वो भी आपका दिमाग सुन ले और समझ ले। उस लेवल का जो ब्रेन है आपका वो ईश्वर शार्प कर दे। और तैयारी ऐसी ही करना, नौकरी लगनी है तो, क्योंकि ऐसी तैयारी नहीं है तो माफ़ करना, देखो हम सबको धोखा दे सकते हैं, देते भी है, हर किसी को धोखा देते हैं, इंसान की फितरत भी यही होती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपने आप को धोखा देना ठीक बात नहीं है ना। बाकी तो आप समझदार हो। तो नेक्स्ट लाइन में हम नोट डाल के लिखने से पहले, नोट डालने से पहले एक लाइन लिखेंगे और आगे कंटिन्यू नहीं करना, अब गुण में ही कंटिन्यू नहीं करना है। और उसमें लिखेंगे यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि से, यह विधि मानसिक शक्तियों के, यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से उपयोगी विधि नहीं है, उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि विधि रटने व स्मरण करने पर, क्योंकि विधि रटने व स्मरण करने पर बल देती है। ये आपका जवाब रहेगा। विधि रटने पर बल देती है, स्मरण करने पर ज़्यादा बल देती है, इसलिए मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता है। अब आप नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन में नोट करना है, ये लिख लिएगा भाई आप लोगों ने। रुको नहीं, ओए शाबाश, क्या बात है। मतलब मैंने ये देखा कि क्लास में केवल आप इसी बात पर बोलते हो सब लोग, बस रुकिए। इसके अलावा तो ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ के चला गया हो। सब लोगों को ऐसे बैठे रहेंगे जैसे सब लोगों ने मुंह में दही जमा रखा हो। अरे वाह, कहाँ चलेगा बता फिर। हाँ, कहाँ पर? मेरे घर पे? तेरे मन में बड़ा लड्डू फूट रहा है यार, है ना। नहीं, उसको तो ले जाऊंगा मैं, तुझे क्या मिलेगा ये बता पहले। भाई चलो, उसको तो ले जाऊंगा मैं, कुछ उसको मिलेगा कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन तुझे क्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपने नोट लिखा है, और आप लोगों के हालचाल कैसे हैं? पक्का? फिर तो ठीक है। इस विधि के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने उचित ही कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उचित ही कहा है। इन्वर्टेड कॉमा बनाकर लिखेंगे, शिक्षक
ज्ञान रूपी ओलों की बौछार, ज्ञान रूपी ओलों की बौछार बालकों पर करता है, बालकों पर करता है तथा बालक नन्हे पौधों के समान, नन्हे पौधों के समान उनसे बचने के लिए संघर्ष करता है, उनसे बचने के लिए संघर्ष करता है। ये देखिए आपने जवाब लिखा है और ये जो जवाब है आपने ये लिखा है व्याख्यान विधि के बारे में, इम्पोर्टेंट मजरा है ये, तो उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा। और सीटेट में इसी विधि के बारे में एक प्रश्न आया हुआ था और मैं चाहूँगा कि वो प्रश्न आप सभी को मालूम रहे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बना गया था कि भाई ये विधि श्रेष्ठ विधियों में से एक विधि मानी जाती है। ये कंडीशन दिया था आपको कि व्याख्यान विधि श्रेष्ठ विधियों में से एक विधि बन सकती है यदि इसके कुछ अवगुणों को दूर कर दिया जाए। और फिर आपसे पूछा था कि वो अवगुण कौन कौन से हैं जिनको यदि हम दूर करते हैं तो ये विधि प्रभावी विधि बन सकती है। तो 3-4 सुझाव दिए जाते हैं इस विधि के बारे में कि भाई ये 3-4 काम यदि कर दिए जाए तो ये विधि शानदार विधि हो सकती है। अब वो 3-4 जो काम है ये कौन कौन से हैं, तो हमने जवाब दिया विधि संबंधी सुझाव, विधि संबंधी सुझाव, ये हेडिंग करके लिखेंगे आप कि इस विधि के बारे में कुछ सुझाव दिए जाते हैं। अभी जो सुझाव दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं, तो भाई देखिएगा सबसे पहले कहा है कि यदि टीचर इस विधि के द्वारा पढ़ा रहा है और उसको मालूम है कि ये शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए बालक इस विधि में गौण रहता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है, बच्चा जो भी सीखेगा उस ज्ञान को स्थायी नहीं कर पाता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहला सुझाव दिया कि शिक्षक का काम रहेगा कि सबसे पहले शिक्षक शिक्षण के दौरान, ये पहला पॉइंट है सुझावों में, आप लिख लीजिएगा मेरे साथ में, फिर मैं इसको साथ में दोबारा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला सुझाव है शिक्षक शिक्षण के दौरान समय समय पर प्रश्नोत्तर करता रहे। इसका मतलब हुआ कि इस विधि का प्रयोग करते समय जो टीचर है उसको प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रश्न जब टीचर करता है तो बालक एक्टिव रहता है। मैं तो मेरे जीवन से जुड़े हुए 2 उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल दूंगा। और जब इस विधि को मैंने पढ़ा, समझा मैंने, तो मेरी समझ में आया कि वास्तव में टीचर विधियों को क्लास में यूज भी करता है। तो उसमें पहला उदाहरण ये है कि जब हम 9th क्लास को पास करके 10th क्लास में गए थे तो हमारे इंग्लिश के एक टीचर थे, पंजाबी गुरुजी थे, ब्लाइंड थे, देख नहीं पाते थे। तो वो टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो चूंकि बचपन था तो गलतियां ऐसी हो सकती है। आज पछतावा होता है कि यार हमारे मन में उस समय पर ऐसा विचार भी आया तो गलत था। तो जब वो गुरुजी फर्स्ट डे पढ़ने के लिए आए तो वो स्टिक पकड़कर आए थे, छड़ी पकड़कर आए थे, और एक लड़का उनको छोड़ने भी आया क्लास तक। तो जब उनको पहली बार देखा तो मन में खुशी हुई कि गुरुजी को दिखाई देता नहीं है, मतलब अब इनकी क्लास में हम कुछ भी करें तो गुरुजी को मालूम नहीं चलेगा। अब साहब क्या हुआ, वो गुरुजी पढ़ाना स्टार्ट करते तो पढ़ाने से पहले
उन्होंने 2-1 दिन तक सबके नाम पूछे हम लोगों से, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, ऐसा करके मैक्सिमम बच्चों का उन्होंने नाम याद कर लिया था। अब साहब होता क्या थे, वो गुरुजी पढ़ाते थे इंग्लिश की किताब में। अब हम लोग क्या करते थे कि बैठे होते थे, आराम से हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बोलते नहीं थे, बस बिना बोले बात कर रहे हैं। अब साहब क्या हुआ कि जैसे हमने बात कर रहे हैं, गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं, अचानक पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी ने क्योंकि नाम याद कर लिए थे तो किसी का भी नाम लेते थे और बोलते भैया हाँ खड़ा हो जा और चल पढ़ना स्टार्ट कर। अब आप मुझे बताइए, हम तो किताब ही खोल के नहीं बैठते थे भाई, पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी, बैग पैक ही रहता था हमेशा। अब सब बीच बीच में जब उन्होंने 2-4 दिन प्रश्न पूछना स्टार्ट किया तो उसके बाद में किताब साहब ऑटोमेटिकली खुलना स्टार्ट हो गई थी, ऑटोमेटिकली उंगली भी घूमना स्टार्ट हो गई थी कि गुरुजी कौन सी लाइन का कौन सा शब्द बता रहे हैं। ये पहला जवाब था। हम एक्टिव हुए जब गुरुजी ने प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। दूसरा जवाब था, हमारा एक मैथ का टीचर था, बड़ा जोरदार मैथ का टीचर, मैंने ऐसा मैथ का पढ़ने वाला नहीं देखा। जब वो मैथ पढ़ाता था तो वो दोनों हाथ यूज करता था। वो 3 इडियट में तो बाद में देखा था आपने मूवी में, पता नहीं ऐसा था भी या नहीं भाई, वो तो रियल वाला बंदा था। वो दोनों हाथ से लिखता था, इससे भी लिखता था और इससे भी लिखता था। और लिखते समय जैसे कोई सम सॉल्व करवा रहा है, सॉल्व करवाते करवाते अचानक उसका पेन रुकेगा ऐसे करके, अचानक ऐसे रुका और यकीन नहीं मानोगे सर्कस में जैसा जोकर होता है वैसे तुरंत हाथ रोका और तुरंत रोकने के बाद में यूं जस्ट जंप करता और जंप करने के बाद में आईज दोनों बंद। 2 ही ट्रिक होती थी, या तो ऐसे करता था ऐसे करके ये ट्रिक होती थी। और इस ट्रिक का मतलब है कि उसका आंख बंद है, हाथ जहां भी जा रहा है वहां हाथ जाएगा और जिसकी तरफ उंगली हो गई, आईज बंद है, जिसकी उंगली तरफ हो गई कि भाई यहां उंगली हुई है, तुरंत बोलता खड़ा हो जा और भाई साहब खड़ा हो जा। उसके बाद में जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना कुछ सेकंड के अंदर ही वो यहां से छलांग मारता, जिससे प्रश्न पूछा है उसके सामने जाकर खड़ा होता। कभी मोच नहीं आई उस व्यक्ति को, उछल कूद करता था, यहां से जंप मारेगा ऐसे करके सामने वाले के सामने खड़ा हो गया और अगला ही जो सेकंड होगा उसमें जो उसका हाथ था सामने वाले की चिन के नीचे होता था और बोल 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 बोल। अब भाई साहब कहाँ बोलेगा, आप ही बताओ, है ना, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा। और साहब यदि कुछ सेकंड में जवाब नहीं दिया तो उसके बाद में रंगाई और पुताई का काम स्टार्ट हो जाता। कसम से बता रहा हूं, इतना टाइम पढ़ते हुए हो गया, इतना टाइम पढ़ाते हुए हो गया, मैंने उसके जैसा टीचर नहीं देखा। क्योंकि मुझे ये लगा कि मैथ पढ़ाता है लेकिन संविधान में गहरी निष्ठा थी, कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता था, लड़का हो या लड़की हो सबकी तबीयत से धुलाई करता था, क्लास में भगा भगा कर पिटाई करता था। और यही कारण था कि उसकी जो अगली क्लास होती थी, अगली क्लास में जो टीचर आता था पढ़ाने के लिए, वो कभी विद्यार्थियों को डांटता तक भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि पूरी दिन की जो भरपाई है वो अकेला टीचर करके चले जाता। भाई साहब उसकी क्लास में लास्ट में केवल वही लोग रुकते थे जिनको मैथ आती थी, और कुछ लोग जो नहीं मैथ जानते थे उन लोगों ने मैथ उसकी क्लास में सीख ली। क्यों? क्योंकि वो किसी को छोड़ता नहीं था। लिटरली बोल रहा हूं, ऐसी विधि है, यदि आप इसमें प्रश्नोत्तर का प्रयोग करोगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा, बोरियत नहीं रहेगा, शांत नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा। ये पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब दिया हम लोगों ने और कहा है साहब आवश्यकता अनुसार, ये पहला सुझाव है आपका। दूसरा सुझाव है आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण शब्दों, तथ्यों को श्यामपट्ट पर अंकित करें, को श्यामपट्ट पर अंकित करें। सीधी सी बात है, ब्लैक बोर्ड यूज करना चाहिए और आप ब्लैक बोर्ड यूज करोगे तो बच्चा भी एक्टिव बनेगा। आप टीचर हो, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो, कोई महत्वपूर्ण नाम आ गया है, शब्द आ गया है, वाक्य आ गया है, तथ्य आ गया है, डेट आ गई है, उसको कहाँ पर लिखिए, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। यदि आप ये काम करोगे तो बच्चा भी क्या करेगा, एक्टिव होएगा, वो खाली नहीं बैठेगा। तो ये दूसरा उपाय हो गया है।
और तीसरा जो सुझाव है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं साहब व्याख्यान के लिए प्रदर्शन कॉमा सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यह आपका अगला जवाब हो गया है और आपने क्लियर कह दिया है कि भाई यदि आप इस विधि के द्वारा बच्चों को सिखाओगे तो आपका जवाब रहेगा कि हमें बच्चों को सिखाने के लिए आप वहां पर प्रदर्शन कर सकते हो, टीचिंग एड काम में ले सकते हो। क्योंकि जब टीचिंग एड काम में लेंगे, प्रदर्शन जब आप करोगे तो बच्चा भी क्लास में क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, बालक निष्क्रिय नहीं रहेगा। ये आपने सुझाव दिए हैं इस विधि के बारे में कि यदि ये उपाय हम अपनाएंगे तो 100% बच्चे को क्लास में एक्टिव रखा जा सकता है और बच्चा यदि एक्टिव रहेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। इस विधि के जो अवगुण हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। शायद लिख लिया आप लोगों ने, चले आगे। ये लिखा आप लोगों ने, कैसा लगा? बढ़िया लगा? मजा आया ना? चलिए तो आगे बढ़े। एक बार व्याख्यान विधि हो गई है। और भाई हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? सबके हालचाल बढ़िया है। चलिए तो एक और विधि है, नाम आया है अभी, प्रदर्शन विधि। तो व्याख्यान के साथ में क्या भी काम में लिया जाता है? प्रदर्शन विधि भी काम में लिया जाता है। चाहे आप विज्ञान की बात करिएगा, मैक्सिमम यूज होता है प्रदर्शन विधि का। तो अगली जो विधि है इसको नाम दिया है आप लोगों ने प्रदर्शन विधि। और यदि पूछेगा कि प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं तो इसका जवाब बहुत आसान है कि आपकी विज्ञान का कोई नियम हो सकता है, आपके विज्ञान का कोई सिद्धांत हो सकता है। तो जब विज्ञान के नियमों की बात करोगे, विज्ञान के सिद्धांतों की बात करोगे, तो यदि आप विज्ञान के सिद्धांत और विज्ञान के नियमों को मूर्त रूप में, ऐसा हो सकता है विज्ञान के किसी नियम को, विज्ञान के किसी सिद्धांत को मूर्त रूप में, ये पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कोई वस्तु हो सकती है तो आप उस वस्तु की, इवन कोई पदार्थ हो सकता है, आप उसको भी यूज में कर सकते हो। तो इनको जब आप कक्षा में प्रदर्शित करते हो, जी हाँ, आवाज कृपया नहीं करें, सबको घर जाना है, अपने अपने घर ही जाना है, किसी के दूसरे के घर तो जाना नहीं है। शाम की समस्या सभी की एक समान ही होती है, सबकी समस्या एक ही है और वो रसोई पर जाकर ख़त्म होती है। दिन भर बहुत सारे अरमान होते हैं लेकिन लास्ट में शहादत केवल आलू की होती है या दाल की होती है, ये आपको भी मालूम है। ये दिन भर दिमाग लगाते क्या खाएंगे क्या खाएंगे, सामत बेचारे की या तो आलू की आएगी या दाल की आएगी, इसके अलावा और किसी की सामत आती नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता भाई? होता है ना। और कई बार तो इतना विकराल स्थिति हो जाती है कि बेचारा आलू अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो दाएं बाएं छिप भी जाता है, लेकिन हम भी उसको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर ले आते हैं। तो इसलिए कुछ समस्याएं ऐसी जो बड़ी समस्या नहीं है, पता है कि वो रोज़ घटित होने वाली है, इसलिए छोटी छोटी बातें क्या इन पर दिमाग लगाना, बड़ी दिमाग है कि पढ़ाई कर लेते हैं। आपने कहा कि प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं, छोटा सा जवाब आपने दिया। कोई नियम हो सकता है, कोई सिद्धांत हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जब आप उससे बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हो, वो विधि क्या कहलाती है? प्रदर्शन विधि कहलाती है। अब आपने जवाब दिया कि सर कैसे, कोई उदाहरण बता दीजिए। तो देखो भाई, कोई मोटर हो सकती है जिसको आपने विद्युत मोटर कहा है। तो ये जो विद्युत मोटर है ये काम कैसे करती है?
ये आप क्लास में बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। मैंने पहले वाली क्लास में परियोजना विधि में एक उदाहरण आपको दिया था, और वो है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारी जो बॉडी है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, आप इसका कोई डायग्राम, कोई चित्र बनाकर ला सकते हो सकता है ये जो आहार नलिकाएं होती है, इन आहार नलिकाओं को आप कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हो सकता है कोई पदार्थ है, और पदार्थ जो है उसकी अनुक्रियाओं को आप क्लास में दिखा सकते हो, ये भी पॉसिबल है। आपने जवाब दिया है ईबीएम मशीन, और ये जो ईबीएम मशीन है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का उदाहरण भी साथ में दे रहा हूं, ईबीएम मशीन कैसे काम करती है इसको भी आप कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपसे पूछेगा कि भाई प्रदर्शन विधि कौन सी होती है, दो तरीके से जवाब दे देना। वह विधि जिसमें हम नियमों को, जिसमें हम सिद्धांतों को, किसी वस्तु को या किसी पदार्थ की कार्यप्रणाली को जब हम क्लास में मूर्त रूप में प्रदर्शित करते हैं, उस विधि को क्या कहा जाता है, प्रदर्शन विधि कहलाता है। अब साहब ये तो मालूम है कि प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं। अब दूसरा जो जवाब है आपका, वो जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एक ही प्रश्न बना है, बार बार पूछा गया है, और वो प्रश्न क्या है कि जो प्रदर्शन विधि है हमारी, इस विधि में बालक देखता भी है, क्योंकि आंखों का प्रयोग करता है। ये वो विधि है जिसमें बच्चा सुनता भी है, कानों का प्रयोग भी कर रहा है। तो वह विधि जिसमें देखकर, जिसमें सुनकर, और कई बार होता है समझकर, तो वह विधि जिसमें बालक देखकर, जिसमें सुनकर और जिसमें समझकर सीखता है, उस विधि को क्या कहा जाता है, प्रदर्शन विधि कहा जाता है। तो मीनिंग तो बड़ा स्पष्ट हो गया है, किसी ऐसी वस्तु को क्लास में रखकर प्रदर्शित करना जिसे आप सिखाना चाहते हो, वह विधि कहलाती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में बच्चा देखता भी है, सुनता भी है और समझता भी है। इसलिए वह विधि कौन सी है जिसमें बच्चा देखकर, सुनकर, समझकर सीखता है, तो आपका जवाब है प्रदर्शन विधि। कई बार क्या होता है कि इस समझ के स्थान पर लिख देता है करके सीखना, तब भी आपका प्रश्न रहेगा कि वह विधि कौन सी है जो देखो, सुनो और करो पर आधारित है, तो भी आपका जवाब क्या रहेगा, प्रदर्शन विधि रहेगा। अब इसके अपने गुण भी है तो अपने अवगुण भी है। अब ये गुण कौन से हैं मैं बताऊंगा एक एक करके, और अवगुण कौन सा है ये भी मैं बताऊंगा। भाई वो पर्ची भेज देना एक बार, उसका पेट दुख रहा था जिसने भेजी थी उसने, है ना। तो आप लोग पढ़ रहे थे तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि तुम खोल के क्यों मजे ले रहे हो उसका, तो आना जरूरी थी ये। नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग बना दीजिएगा, हाँ मुझे पता था आपका, मुझे पता था कि कोई ना कोई तो पूछेगा इस प्रश्न को, लेकिन मुझे नहीं था कि आप लोग इतनी बड़ी गलती करोगे, ये मेरे को बिल्कुल हरगिज विश्वास नहीं था। आपको तो रीट में भी प्रश्न आ रखा है ब्रेल लिपि, क्या रखा है, ब्रेल लिपि। मैंने तो पहली बार देखा गुरुजी फ्रिक्वेंटली, भाई साहब मैं अभी जैसे बोल रहा हूँ, जैसे आप बोलते हो, उससे फास्ट टीचर इंग्लिश पढ़ रहा था। क्या कमाल की प्रैक्टिस होती होगी। जैसे आप लोगों को देखा होगा, रामायण होती है ना, अपने पढ़ते हैं जो रामायण, उस रामायण की जो शेप होती है, खुलने के बाद में जितनी चौड़ी होती है, इतनी उनकी पुस्तक होती है, प्योर वाइट कलर की। वाइट भी मत करिए, ऑफ वाइट बोल दीजिएगा। ऑफ वाइट का मतलब कुछ कुछ ऐसा कलर होता है जैसे दीवार का पेंट हो रहा है, ऐसा कलर होता है पेजेस का, और उस पेजेस के ऊपर ब्लॉक बने होते हैं, छेद वाले ब्लॉक, और वो पढ़ते कैसे हैं, वो उनको ऐसे हाथ रखकर समझते हैं, ऐसे करके। तो भाई साहब इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है कि जैसे हम किताब पढ़ते हैं उससे भी तेज़ गति से वो उस किताब को पढ़ देते हैं। तो भाई जो नेत्रहीन हमारे जो भाई बंधु होते हैं, उनको कौन सी विधि के द्वारा सिखाया जाता है, तो जवाब है आपका ब्रेल लिपि। मालूम है आपको, लुईस ब्रेल ने इस विधि को इजाद किया था। लुईस ब्रेल कौन था, आपको जानकर पता चलेगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई साहब दिल खुश हो जाएगा कि यार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लुहार के घर में, धातु कर्मी के घर में लुईस ने जन्म लिया था। वो अपने पिता के साथ काम कर रहा था या पिता को काम करते हुए देख रहा था, और उसका पिता जब लोहे को काटने का काम कर रहा था
तो कहते हैं कि कोई कील जैसी वस्तु, पाउडर जैसी वस्तु वहाँ से उछलती है और उस बच्चे के आंखों में चली जाती है। जब आंख में जाती है तो बच्चे की आंख से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। गरीबी का आलम आप देख सकते हो क्या रहा होगा। तो वो पिताजी बेचारा, मजबूर पिताजी, उस बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध देता है, ये समझकर कि शायद ऑटोमेटिकली ये ब्लड आना रुक जाएगा। अब उस बेचारे अभागे बाप को नहीं मालूम था कि भाई साहब आंख से खून आने का मतलब है आंख का खराब होना। खून आ रहा है, गिर रहा है, फिर भी तो आपकी आंख सेफ हो सकती है, लेकिन आपने उस ब्लड को आंख के अंदर ही जाम कर दिया तो वो आंख 100% खराब होगी। कहते हैं कि साहब बच्चे की आंख पर पट्टी बांधी, पैसा नहीं था इलाज के लिए। जब कहते हैं कि साहब कई देर के बाद में जब उस आंख से उस पट्टी को हटाया तो बच्चे को कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद में डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि साहब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, देख नहीं सकता। कहते कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद में उसको समझ में आने लगा कि शायद मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। तो कहते कि साहब इसके लिए उस बच्चे की मदद एक मिलिट्री वाले सैनिक ने उसकी मदद की और उसको मोटिवेट किया कुछ किताबों को पढ़ने के लिए, कुछ आकृतियों को पढ़ने के लिए। वो वाली आकृतियाँ जो छोटे बच्चों के लिए आज भी आती है ना, पेंसिल घुमाने वाली, ब्लॉक वाली जो कॉपी आती है, राइटिंग के लिए आती है, कर्सिव राइटिंग जिसको आप बोलते हो, वैसी कुछ किताबें, कुछ कुंजियाँ, कुछ गाइड उस बच्चे को दी। उसने काफ़ी कुछ प्रयास किया उसको समझने का, लेकिन वो तो क्या कुछ गिने चुने शब्द थे, ज़्यादा उससे नहीं सीख पाया। लेकिन उसके आधार पर उसने रेडियो से सुनना स्टार्ट किया और फाइनली उसके दिमाग में ये बात आई कि यार मैं तो नहीं सीख सकता, मुझे तो उतनी सुविधा नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने फिर भी सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो लाखों हजारों लोग हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहे। इसलिए उसने एक लिपि डेवलप की और जब वो लिपि डेवलप की तो उसने उसको लिखकर डिज़ाइन किया और लिखकर डिज़ाइन करने के बाद में एक व्यक्ति को उसने दिखाया, एक व्यक्ति को बताया। अब जब जिस व्यक्ति को उसने बताया कि यार ये लिपि है, ये नेत्रहीन लोगों के बड़े काम आएगी, तो उस व्यक्ति ने उस लिपि को ही चुरा लिया, चुरा कर भाग गया उसको। लेकिन वहाँ से दूसरा सबक मिला कि चोरी की चीज़ें ज़्यादा काम में नहीं आती। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लुइस ने हार नहीं मानी। उसने फिर दोबारा मेहनत की, दोबारा से उस लिपि को तैयार किया और लिपि को जब तैयार किया उसके बाद में उस लिपि को मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन क्या कमाल का व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें उस समय की है जब फ्रांस सहित जर्मनी तमाम देशों में बहुत ज़्यादा कठिन शासन था। क्योंकि एक तरफ आपको ध्यान है हिटलर जैसे लोग थे, दूसरी तरफ नेपोलियन जैसे लोग थे, तो इसकी शिक्षा दीक्षा को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में इसको दफना दिया जाता है और दफनाने के बाद में जब वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियाँ पूरे यूरोप से ख़त्म हुई तब लोगों का ध्यान दोबारा से गया लुइस ब्रेल के द्वारा। और आपको जानकर बड़ी अचरज महसूस होगा, मरने के बाद में, क्योंकि क्रिश्चियन था, इनको दफनाया जाता है, तो दफनाने के बाद में इसकी अस्थियों को कब्र से दोबारा निकाला और कब्र से निकालने के बाद में इसको दोबारा जनाजे में इसकी हड्डियों को रखा। इसको पूरे राजकीय सम्मान के साथ में इसकी अंत्येष्टि पुनः दी गई और उसी अंत्येष्टि के साथ में इसकी लिपि को राजकीय दर्जा प्रदान किया गया। इसका मतलब है कि भाई ब्रेल जो लिपि है वो ऐसी लिपि है जिसके माध्यम से हम जो नेत्रहीन लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, बालक होते हैं, उनको सीखने और सिखाने का काम कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कभी कि आप नेत्रहीन पढ़ नहीं सकते। भाई साहब नेत्रहीन तो IAS बने, RAS बने। शायद 2015 या 16 के आसपास की बात थी। हमारे यहाँ तो राजस्थान में भी एक RAS बना है, नेत्रहीन लड़का था, घर वालों ने छोड़ दिया था उसको, मथुरा में छोड़ दिया उसको कि क्या करेंगे इस बच्चे का। बेचारा मथुरा में रहा, मथुरा में रहने के बाद में झाड़ू पूछा करता था, वो पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था उसका। किसी ने लाकर उसको रेडियो लाकर दे दिया, वो रेडियो से पढ़ने लगा, फिर ब्रेल लिपि से पढ़ना स्टार्ट किया। RPSC की RAS की एग्ज़ाम में बैठा है, इनकी परीक्षा भी ब्रेल में होती है इनकी। भाई साहब नेत्रहीन लड़का, माता पिता का पता नहीं, लड़का RAS बनता है और जब लड़का RAS बना अखबार में फ़ोटो छपती है तो वो माता पिता जालिम जो उस लड़के को छोड़कर चले गए थे, भाई साहब उस बच्चे को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं और क्या कहता है, रे बेटा तू कहाँ खो गया,
हमने तुझे कहीं पर छोड़ा नहीं था। खैर जाने दो इन बातों को और लिखिए एक बार प्रदर्शन विधि। अलवर से था प्रदर्शन विधि। देखो साहब को मालूम है हमारे को कहां से था वो लड़का, अलवर से था। अब मैं कहूं कि सुना था कि आपने वो, आपको गुरुजी ऐसी बातों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो केवल अपने काम से काम रखते हैं, हमें ऐसी बातों से लेना देना क्या। हाँ जी, आस्था है किसमें? अरे तो मुझ में तो है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ऐसी चीजों से वास्ता रखा करो, क्योंकि करंट जीके भी आती है आप लोगों के, आती है नहीं आती है? ये छोटे छोटे पार्ट है आपके जो आपको बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। हेडिंग बनाया है प्रदर्शन विधि और लिखा आप लोगों ने अब क्या हुआ। अच्छा और भी पर्ची आई है, भेजो भाई भेजो, उसको भी भेजो। लिखिएगा, पहले लिख लो एक बार और लिखेंगे साहब इस विधि के द्वारा किसी नियम, सिद्धांत, इस विधि के द्वारा किसी नियम, सिद्धांत, वस्तु या पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। यह विधि किसी के गुण, यह विधि किसी के गुण, गुण के साथ में लिखा है विशेषताओं कॉमा करके कार्य प्रणाली, यह विधि किसी के गुण, विशेषताओं, कार्य प्रणाली को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करती है। प्रभावी रूप से प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे विधि के, और वो हम लिखेंगे कि भाई इस विधि के कुछ गुण होते हैं तो हमें गुणों की तरफ लौटना है। इसलिए नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे विधि के गुण, विधि के गुण। हाँ बैक लेते ना भाई, बड़ा अच्छा लगा, देखो कितना अच्छा बोला आपने, बैक ले लीजिए, है ना, रुको, पीछे चलो, आगे चलो, ये नहीं बोला, अच्छा लगा ये। मृत विधि के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है? यार मृत विधि तो कौन सी होती है भाई? मृत विधि के नाम से कौन सी विधि जानी जाती है? ये तो पता नहीं भाई। और सर जो विधि पहाड़ी है उन्हें दोबारा मत पढ़ाओ। सर जो विधि पहाड़ी है उन्हें दोबारा मत पढ़ाओ। पहाड़ी कौन सी है भाई? आप खुद पढ़ लो, इसमें पहाड़ी लिखा है भाई, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं। पढ़ा दी थी, तो ये मुझे बोलोगे तो पता चलेगा ना यार मेरे को। भाई मुझे थोड़ी पता है कि आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये तो आप बताओगे मेरे को। आप भाई ये तो आप ही बताओगे ना, मुझे थोड़ी पता है। हाँ जी,
थोड़ा दोबारा से बोलो यार एक बार। तो मेरे देवता आप मुझे बताते तो मुझे मालूम चला, मुझे तो क्या पता, आप मुझे बताइए। ये तो आप मानते हो ना इस बात को, ये तो मुझे आप बताओगे कि सर ये विधि पढ़ लिया, ये मत पढ़ाओ। मैं क्यों पढ़ाऊंगा फिर? मैं वाजिब बात है ना, ये तो मुझे आप ही बताओ, मुझे क्या पता इस बात का। कोई बात नहीं, इसको यहीं पर बंद कर देता हूं मैं अभी। अभी क्या हुआ? अभी इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी नहीं होती है। मतलब ये लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है ये, क्योंकि सब एक राय कभी होते ही नहीं है, हर किसी के अलग विचार है। ये आगे पढ़ाऊं या यहीं छोड़ दूं इसको मैं? भाई साहब तेरा और मेरा कोई नहीं है यहां पे, मैं सही कह रहा हूं मैं। तो आज से मेरी और तेरी दोस्ती पक्की है फिर। अरे यार कैसी बातें कर रहा है। देख दोस्त, मैं एक बात बताऊं, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, पता नहीं आप समझे या नहीं समझे, मैं आज आपको याद दिला देता हूं मैं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने बोला नहीं कभी। मैंने आज तक आपको स्टूडेंट नहीं माना, आज तक मैंने, और मैं मानता भी नहीं हूं आप लोगों को स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं आपको टीचर मानता हूं, वो टीचर जो मेरे साथी है। मैंने कभी आपको स्टूडेंट माना ही नहीं आज तक, मैं मानता भी नहीं हूं। क्यों नहीं मानता? कैसे स्टूडेंट हो गए भाई आप लोग? एक बार की हम अनट्रेंड हो सकते हैं, आप तो ट्रेंड हो, आप लोग तो डिग्री डिप्लोमा लेकर बैठे हो आप लोग तो। मैंने एकदम उदाहरण दिया था आप लोगों से कि भाई साहब केवल 12वीं पास करते ही लॉ ज्वाइन करने वाला अपने आप को एडवोकेट कह देता है, अपने आप को। केवल डॉक्टर में एडमिशन लेने वाला अपने आप को डॉक्टर कह देता है। भाई साहब आप तो डिग्री लेकर बैठे, डिप्लोमा लेकर बैठे हो, आप 100%। ये तो देश खराब है हमारा, ये बुरा मत माना, कड़वी बात बोल रहा हूं। गधे राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, फिर बोल रहा हूं, गधे राज कर रहे हैं। यही कारण है, यहां व्यक्ति योग्यता पहले अर्जित करता है और व्यक्ति को काम बाद में दिया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, यहां पर डिग्री ले ली आप लोगों ने, डिग्री ले ली आप लोगों ने, लेकिन आपको काम करने को नहीं दे रहे आप लोगों को। आपको ध्यान है, ड्राइविंग करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता, लेकिन आज भी आपके कमरे या आपकी जेब को चेकिंग करने बैठू, बैग को चेक करने बैठू, तो आधे से ज़्यादा के पॉकेट में या बैग में ड्राइविंग लाइसेंस रखे होंगे आप लोगों के। ये फैक्ट है, ये बात ये। तो मेरी नज़र में भैया आप टीचर ही हो, बिल्कुल स्टूडेंट नहीं हो आप लोग मेरे। अच्छे टीचर हो, जो अच्छे पढ़ना है आप लोगों को। आगे चले एक बार जल्दी से, आगे आ जाइए जल्दी से, और लिखिएगा विधि के गुण। अब आवाज क्यों कर रहे हो भाई? किस खुशी में आवाज कर रहे हो? कोई खुशी थोड़ी हुई है कोई। पहला लिखिएगा, फर्स्ट लिखेंगे यह विधि, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए, और भाई यूज तो इसको सभी क्लासों में करते हैं, ध्यान रखना। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। छोटी कक्षा का बच्चा प्रदर्शन से ज़्यादा सीखता है। यही कारण है, छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी किताबों को देख लेना, कलरफुल मिलती है, चित्र मिलते हैं उनमें। पानी की बोतल कलरफुल मिलेगी, बैग देखना कलरफुल मिलेगा, स्कूल देखना कलरफुल मिलेगा, दीवार देखना कलरफुल मिलेगी, और भाई उनकी लेडी टीचर भी कलरफुल मिलती है। अगला जवाब लिखा, मेल टीचर पढ़ाते ही नहीं है भाई, वहां पर मेल टीचर रखते ही नहीं है, इसलिए मैंने लेडी टीचर बोला है। मेल टीचर तो बेचारे पापा लोग होते हैं जो खाने का टिफिन लेकर जाते हैं गर्मा गर्म, माँ को भेजने देते नहीं कि भाई हम बच्चों को खाना टिफिन भेज देते हैं। वो कहते हैं मेरे बच्चे को गरम गरम देकर आऊँगा। अब वो गरम गरम खाने का टिफिन लेकर जाता है, 2 काम करके आ जाता है, आंखें भी गरम करके आ जाता है वो। अगला जवाब है आपका, और लिखा भाई यह विधि देखो, सुनो व समझो के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि देखो, सुनो व समझो के सिद्धांत पर
आधारित है, ये आपने जवाब दिया है। यह विधि देखो, सुनो एवं समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए इसको हमने जवाब दे दिया है। यह विधि देखो, सुनो, समझो के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट लिखिएगा, और लिखा साहब आपने, इस विधि के द्वारा जटिल प्रकरणों को सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब कठिन से कठिन जो प्रकरण होगा उसे भी हम बच्चों को सरलता से सिखा सकते हैं प्रदर्शन के माध्यम से। नेक्स्ट जो जवाब है उसमें लिखा हम लोगों ने कि साहब इस विधि के द्वारा बालकों में निरीक्षण, लिखा है आपने। अब कई बार क्या करता है, वो निरीक्षण नहीं लिखता है, उसके जगह पर अवलोकन लिख देता है, लेकिन मीनिंग तो दोनों एक ही है, इसलिए मैंने भी दोनों लिख दिया है, निरीक्षण भी लिख दिया है और अवलोकन भी लिख दिया है। दूसरा जवाब लिखा है निरीक्षण, अवलोकन, विश्लेषण जैसे गुणों का विकास करती है। तो एक ऐसी विधि जो बच्चों में निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। दूसरा जवाब है अवलोकन और विश्लेषण जैसे गुणों का विकास करती है, ये हमने लिखा है। नेक्स्ट लिखेंगे विधि के द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं, इसलिए बालक स्थायी अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए बालक स्थायी अनुभव प्राप्त करता है। डेक्रोली विधि बिल्कुल पढ़ा दूंगा भाई। मंदबुद्धि बच्चे और जो पिछड़े बालक होते हैं इनको सिखाने के लिए विशेष रूप में काम में लेती है। 100% पढ़ाऊंगा। शायद लिख लिया आप लोगों ने ये। आगे चले। विधि के द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं, इसलिए बालक स्थायी अनुभव प्राप्त करता है, यह आपने लिखा है। नेक्स्ट लाइन में इसके अवगुण लिखेंगे और अवगुण में पहला लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने अवगुण लिखे और अवगुण में पहला जो अवगुण है, फर्स्ट वाला, ये पहला अवगुण हमने लिखा है। और जब आपसे पूछेगा कि भाई इस विधि के अवगुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिख देना यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी विधि
नहीं है। बात भी बिल्कुल सही है, छोटी क्लासेस के लिए ज़्यादा उपयोगी है, बड़ी क्लासों के लिए ज़्यादा यूज में नहीं आती है। ये जवाब हमने लिखा है। अगला जवाब है और उसमें लिखेंगे प्रदर्शन में समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए सीमित प्रकरणों का शिक्षण ही विधि कराती है। सेंटेंस ये काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अलग सेंटेंस ऐड कर रहा हूं उसमें, और इसमें लिखेंगे विधि महंगी एवं, हालांकि महंगी काफ़ी है लेकिन महंगी एवं खर्चीली भी बोल देते हैं। महंगी एवं खर्चीली विधि है। ये आपका जवाब हो गया है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि नहीं है, ये हमने जवाब लिखा है। अगला जवाब हमने लिखना है और उसमें लिखा है कि साहब इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट हर किसी के गले नहीं उतरता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं। प्रदर्शन टीचर करता है, बच्चा दर्शक मात्र बन के रहता है। इसलिए मैंने लिखा कि विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, जबकि बालक की भूमिका दर्शक मात्र की होती है। दर्शक मात्र की होती है, इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक श्रेणी में आती है। अमनोवैज्ञानिक श्रेणी में आती है। तो इस विधि को हमने कौन सी कैटेगरी में रख दिया है? अमनोवैज्ञानिक जो विधि है उस कैटेगरी में रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप भी इसको इंपॉर्टेंट ही कर लेना। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, 1-2 पॉइंट और बचे हैं, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। क्योंकि लिख लिया? अरे वाह यार, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे, इसमें लिखा है साहब यह विधि सभी बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान नहीं करती है।
कॉमा करके लिखेंगे और उसमें लिखा है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, कॉमा करके लिखा है संकोचशील बालक, संकोचशील बालक प्राय इस विधि से अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये देखो भाई, एक लास्ट पॉइंट रह गया था जो आपने कहा है। कल आपकी जो विधि वाला मामला है ये कंप्लीट हो जाएगा, विज्ञान की जो विधियां हैं वो कंप्लीट कर दूंगा कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।